आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मरकज़ के 3 ज़राई क़वानीन के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर करने का ऐलान किया है। तेलंगाना भवन में TRS के अरकान मुक़न्नना के साथ इजलास मुनक़्क़िद करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि धान की खरीदी के मसले पर अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह ना करते हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत किसानों में उलझन पैदा कर रही है। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि मोदी हुकूमत किसानों की मुखालिफ है। 3 ज़राई क़वानीन के खिलाफ मुजाहरा करते हुए अब तक 600 किसानों की मौत हो गई, लेकिन मरकज़ी हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह बरकी तरमीमी बिल के खिलाफ तेलंगाना असम्बली में करारदाद मंजूर की गई थी, उसी तरह मरकज़ी हुकूमत के ज़राई क़वानीन के खिलाफ भी करारदाद मंजूर की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 18 नवंबर को TRS के वुज़रा, अरकान असम्बली, काउंसिल और अरकान पार्लियामेंट हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर धान की खरीदी का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करते हुए धरना देंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने रियासती कानून साज काउंसिल में अरकान असम्बली के कोटे के तहत मंगल को अपने 6 उम्मीदवारों का सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया है। तहम पार्टी सदर व चीफ मिनिस्टर KCR ने साबिक़ा रिवायत के बरखिलाफ इस मरतबा एक भी मुस्लिम लीडर को काउंसिल में नुमाइंदगी नहीं दी है। TRS ने जिन 6 कायदीन के नामों का बाज़ाब्ता ऐलान किया, उनमें साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर कडियम श्रीहरी, साबिक़ सदर नशीन कानून साज काउंसिल गुत्ता सुकेंदर रेड्डी, B प्रकाश के अलावा साबिक़ IAS ओहदेदार P वेंकटराम रेड्डी, P कौशिक रेड्डी और T रविंदर राव शामिल हैं। कडियम श्रीहरी और गुत्ता सुकेंदर रेड्डी को दूसरी मियाद के लिए नामजद किया जा रहा है, जबकि 2018 में राज्यसभा के लिए मुंतखब होने वाले बंडी प्रकाश को पहली मरतबा ऐवान बाला में रवाना किया जा रहा है। कलेक्टर जिला सिद्दीपेट की हैसियत से इस्तीफा के बाद TRS ने P वेंकटराम रेड्डी को भी काउंसिल के लिए अपने उम्मीदवार की फहरिस्त में जगह दी है। वेंकटराम रेड्डी, जिन्होंने हालिया अरसे में एक सरकारी तकरीब में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के पैर छूते हुए एक तनाज़ा पैदा किया था, अदालत के खिलाफ रिमार्क्स पर भी वो तनकीदों के ताल्लुक से जद में आ गए थे। ग्रुप 1 से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदार वेंकटराम रेड्डी को 2007 में IAS के रैंक पर तरक्की दी गई थी। TRS ने मंगल को सुबह में उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की, उसमें कौशिक रेड्डी का नाम भी शामिल है, जिन्होंने तकरीबन 4 माह कबल ही कांग्रेस से मुस्तफ़ी होकर TRS में शमूलियत इख्तियार की थी। रियासती काबीना ने हालांकि 1 अगस्त को कौशिक रेड्डी को गवर्नर के कोटे के तहत नामजद करने का फैसला करते हुए मंजूरी के लिए गवर्नर को रवाना किया था। ताहम गवर्नर ने उस फाइल की यकसुई नहीं की, जिसके बाद TRS ने कौशिक रेड्डी को अरकान असम्बली के कोटे के तहत काउंसिल में रवाना करने का फैसला किया। गवर्नर ने 8 सितंबर को हुकूमत को मुतला किया था कि काबीना की सिफारिश ज़ेरे गौर है और फैसले के लिए उन्हें कुछ वक्त चाहिए। गवर्नर ने कहा कि चूंकि नामजद ओहदा समाजी खिदमत की ज़मरे में आता है, इसलिए वो कौशिक रेड्डी की समाजी खिदमत के बारे में मालूमात के हुसूल के ख्वाह हैं। तेलंगाना कानून साज काउंसिल की इन 6 सीटों के लिए 29 नवंबर को इंतखाबात होंगे। रियासती असम्बली में अददी ताकत के लिहाज से TRS उन तमाम 6 सीटों पर कामयाबी हासिल कर लेगी और उसके उम्मीदवारों के इंतखाब का सिर्फ रस्मी ऐलान ही बाकी है। ताहम इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक 16 नवंबर तक पर्चे नामजदगियां दाखिल की जा सकती हैं और 22 नवंबर तक उन नामजदगियों से दस्तबरदारी इख्तियार करने की सहूलत रहेगी। अगर ज़रूरी हो तो 29 नवंबर को सुबह 9 बजे से 4 बजे शाम तक रायदही होगी और उसी दिन राय शुमारी भी की जाएगी। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के दौरे मुत्तहदा ज़िले नलगुंडा के दूसरे दिन भी आज TRS और बीजेपी के कारकुनों के दरमियान तसादुम के वाक़यात पेश आए, जहां दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे पर पथराव किया और लाठियों से मारपीट भी कर ली। इस वाक़े के बाद बंडी संजय के खिलाफ नलगुंडा और सूर्यापेट ज़िले के 3 पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इसके अलावा TRS और बीजेपी के चंद कारकुनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुए हैं। धान की खरीदारी के मराकज़ का मायना करने के लिए बंडी संजय ने पीर के दिन अजला का दौरे का आगाज़ किया था। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने नलगुंडा से दौरे का आगाज़ किया था, जहाँ नलगुंडा ज़िले के एक धान की खरीदारी के मरकज़ पर मकामी किसानों और TRS के कारकुनों ने बंडी संजय के काफिले को रोक दिया था और उनके खिलाफ नारे लगाए, जिस पर कशीदगी पैदा हो गई थी। ज़िले के एक और मुकाम पर TRS कारकुनों ने बंडी संजय की कार पर पथराव भी किया था और आज दूसरे दिन भी उसी तरह के वाक़यात नलगुंडा और सूर्यापेट के चंद मकामात पर पेश आए। आज सूर्यापेट के चोमला में कायम करदा धान की खरीदारी के मरकज़ का जायजा लेने बंडी संजय वहां पहुंचे थे, जहां पहले से उनकी आमद की इत्तला पाकर TRS के कारकुन
बड़ी तादाद में जमा हो गए। बंडी संजय के काफिले में शामिल बीजेपी के कारकुनों और वहां मौजूद टीआरएस कारकुनों के दरमियान तसादुम का वाकया पेश आया। दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ पत्थर, चप्पलें और लाठियां बरसाई। इस वाक़े के बाद काफ़ी देर तक वहां कशीदगी पैदा हो गई। पथराव की वजह से 3 पुलिस कांस्टेबल मामूली जख्मी हुए। इस वाक़े में दोनों जमातों के कारकुनों को भी जख्म आए। पुलिस ने जख्मी कांस्टेबल्स को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। बाद अज़ां सूर्यापेट के आत्माकोर एस मंडल मुस्तखर पर वाक़ धान की खरीदारी के मरकज़ पर भी तसादुम का वाक़या पेश आया, जहां एहतजाजियों को खामोश करवाने की कोशिश के दौरान रिजर्व पुलिस के इंस्पेक्टर श्रीनिवास के क़ल्ब पर हमला हुआ। वहां मौजूद दीगर पुलिस मुलाजिमीन ने श्रीनिवास को सूर्यापेट के हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां उनकी तबीयत मुस्तहकम बताई गई। इस पूरे वाक़यात पर बीजेपी ने शदीद इन वाक़यात की मजम्मत की है और बीजेपी के कायद रामचंद्र राव ने बंडी संजय के काफिले पर टीआरएस कारकुनों की जानिब से हमला किए जाने की मजम्मत की। హుజూరాబాద్ ఎన్నికల ఓడిపోయిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ పార్టీ, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి గారు, వారి నాయకులందరూ కూడా వారు సంతులన తప్పి వారి యొక్క వ్యాఖ్యల్లో ఏతున్నాయో మితిమేస్తా ఉన్నాయి. రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా వారి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. రాజ్యాంగ పదవిలో ఉన్నటువంటి ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా రెచ్చగొట్టేటట్టు, విధ్వంసం సృష్టించేటటువంటి మాటలు మాట్లాడుతుందో అది అభ్యంతరకరమైన మాటలు. దానికి పరిణామమే ఈరోజు బండి సంజయ్ గారు రైతులకు కలవడానికి పోయినప్పుడు ఐక్యపీ కేంద్రాలకు పోతున్న సమయంలో टीआरएस के रुकन असेंबली ए जीवन रेड्डी ने मंगल को साबिका जिले नलगुंडा में तशद्दुद करवाने के लिए बीजेपी के रियासती कायदीन पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति रियासत में बीजेपी के तशद्दुद और उसकी फिरका वाराना सियासत को बर्दाश्त नहीं करेगी। जाफरानी जमात के रियासती सदर बंडी संजय कुमार के दौरे नलगुंडा के मौके पर तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने बंडी संजय और बीजेपी के दूसरे कायदीन से मुतालबा किया कि वो रियासत में उसी वक्त दौरा करें जब मरकज़ की जानिब से तेलंगाना से मुकम्मल धान की खरीदारी का ऐलान किया जाए। पार्टी नहीं है वो, बुरदा जल्ले पार्टी तेलुगु में बोलते। उन्होंने आज का ये बंडी संजय नहीं है, ये गुंडा संजय है। इन्हों फार्मर्स का बीच में जाके जो हम सीधा पूछ रहे बंडी संजय को, अभी 1 करोड़ 2 लाख मेट्रिक टन आ रहे, इसमें 60 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ एफसीआई का परमिशन दिया। अभी पंजाब में जो 1 करोड़ कैसा ले रहे मेट्रिक टन्स, वैसा तेलंगाना में लेते नहीं लेते। आपको दम आए तो और 40 लाख का एफसीआई का परमिशन दे दो। आपका केंद्र सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी, आपका गुंडा संजय राष्ट्र प्रेसिडेंट, बुरदा जल्ले पार्टी प्रेसिडेंट है वो, बीजेपी बोले तो उन्होंने सीधा बोलना हमको 40 लाख स्क्वायर फीट जो पंजाब का जैसा खरीदते नहीं करते। पंजाब का फार्मर्स है, इधर का फार्मर्स नहीं है क्या? आपको दम है तो वो खरीद लेके वो बोलो, अगर नहीं है तो ऐसे पत्थरों से फार्मर्स आपको मारते, हर एक जगह मारते, कपड़ा उतार के मारते। आप देखे पंजाब पश्चिम बंगाल में वैसी करे फार्मर्स का साथ, हरियाणा पंजाब में दिल्ली में भी वैसा करे। आपको पश्चिम बंगाल में हरा दिया, तेलंगाना में भी आपको हरा देते। सीधा बोलो, आप दम है तो किशन रेड्डी, आप बंडी, गुंडा संजय, गुंडू अरविंद तीनों जाके दिल्ली में पीएम मोदी साहब से बात करके लेके आओ, एक 10,000 करोड़ लेके आओ खरीदने को। हमने प्रगति भवन बुला के आपको सम्मान करता। अगर नहीं लाया, वो भी नहीं लाता बोलो, हम फार्मर्स को कैसा करना। अभी तक 3 लाख का ऊपर करोड़ खर्चा करे, 1,20,000 करोड़ कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए खर्चा करे। ये रैत बंद का 43,670 करोड़ खर्चा करे। ये पैडी परचेजिंग के लिए, प्रोक्यूरमेंट के लिए 70,000 करोड़ खर्चा करे। ये छोड़ के और रैत बीमा का भी दे रहे, रैत ऋणमाफी का भी एक 40,000 करोड़ तक दिया। अभी आप वज़ीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने मरकज़ में बरसर इख्तियार भारतीय जनता पार्टी से वजाहत तलब की है कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदारी के लिए फंड्स जारी करेगी या नहीं। वज़ीर ज़राअत ने INN चैनल से बात करते हुए कहा कि किसानों से धान की खरीदी
मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता है। लेकिन तेलंगाना हुकूमत मरकज़ के अदम ताउन के बावजूद अपने तौर पर IKP सेंटर्स कायम करते हुए किसानों से धान खरीदने के संजीदा इकदाम कर रही है। उन्होंने BJP पर किसानों को वर्गलाने का इल्ज़ाम आयद किया। BJP people here in the state of Telangana, they speak all nonsense. They don't have any comprehensive understanding of the things, particularly the issues of the farmers and all. They have already realized that the state government has already opened as many procurement centers as required for purchasing of the paddy. They are already on, they are functioning, and it is the duty of the government of India to procure the food grains, particularly the paddy now which has come up. And the responsibility of the government of India that we are discharging, we are facilitating, in fact. And on the other hand, they go on casting some aspersions on government of Telangana and the Chief Minister. See, for every quintal of paddy, the government of India norms, as per government of India's norms, 67 kgs of raw rice has to be produced. 68. And 68 for boiled rice. That is the norm they have put in. It is none of the business of the state government. State government will only purchase on behalf of government of India, that's all. Rest of the things they follow as per the norms prescribed by government of India only. We have no role. Contrary to this, they speak all nonsense. See, straight away we have asked and we have demanded government of India whether they are going to buy the boiled rice from the farmers of Telangana state in the ensuing season. In the coming season, in the Rabi season, are they going to purchase or not? That's what we have demanded. And then they never bothered to clarify this. They never bothered to give straight reply to this. They avoid, they beat around the bush. That's all the nonsense they speak about. तेलंगाना के बीजेपी कायदीन ने मंगल के रोज गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से शिकायत की कि हुक्मरान TRS पार्टी के कायदीन ने पीर को जिले नलगुंडा में धान की खरीदारी मराकज के दौरे के दौरान रियासती पार्टी सदर बंडी संजय कुमार पर हमला किया। बीजेपी के तीनों अराकीन असेंबली ईटला राजेंद्र, M रघुनंदन राव और T राजा सिंह के अलावा पार्टी के दीगर सीनियर कायदीन इस वफद में शामिल थे। बीजेपी वफद ने गवर्नर को किसानों से धान की खरीदारी में ताखीर की वजह से दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कायदीन ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत किसानों से धान खरीदे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40 लाख राइस परचेज करने के लिए जो ऑर्डर दिया था, अभी IKP सेंटर्स में राज्य सरकार पैडी प्रोक्योर करके वो राइस देना था, मगर फार्मर्स को राइस पैडी परचेज नहीं कर रहा था। वो केंद्र सरकार के ऊपर वो दबाव पड़ने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर जो गलती बात बोल के वो परचेज रोका था। गवर्नर को हम रिक्वेस्ट किए थे इमीडिएट जो पैडी था वो पैडी परचेज करने के लिए और जल्द से जल्द फार्मर्स को मनी पे करने के लिए हम रिक्वेस्ट किया था। थर्ड थिंग, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था इस राज्य के अंदर, जो गवर्नमेंट ने जो हमला कर रहा था उसको रोकने के लिए हमारा रिक्वेस्ट था। गवर्नमेंट का ड्यूटी क्या है? फार्मर से जो पैडी आता है वो पैडी खरीदना गवर्नमेंट का ड्यूटी है। वो ड्यूटी नहीं कर रहा आप लोग। 1 महीने से फार्मर्स आके रोडों के ऊपर थक जा रहा बोल के उन लोगों का ओरिजिनल सिचुएशन क्या है देखने के लिए पार्टी का प्रेसिडेंट का नाते बंडी संजय जी ने नलगोंडा और सूर्यापेटा जिला में फार्मर्स के पास जा रहा। इसमें गवर्नमेंट को क्या तकलीफ है? अगर आप सही भी सेंटर खोले, सही भी वहाँ फार्मर्स पैडी बेच रहे, कुछ भी तकलीफ नहीं है तो फार्मर्स वही बात बोलते हैं ना, हमारा कुछ भी तकलीफ नहीं है, हम अच्छा है, अब चले जाओ बोल के बोलता। फार्मर्स के पास जाने के लिए भी एक अपोजिशन पार्टी को आप परमिशन नहीं देते, उसको प्रोटेक्शन नहीं देते। उसके अलावा आपका पार्टी का लोग लीडरों को फार्मर्स का रूप में भिजा के पत्थर फेंको, नारियल फेंको, ये फेंको बोल के मोटिवेट करके भिजाना, ये पूरा गलत चीज़ है, डेमोक्रेसी में अनवांटेड है। दिस इज़ नॉट करेक्ट। अपोजिशन पार्टी जो है पब्लिक के तरफ से जाके गड़बड़ कर सकते, पूछ सकते, उसको आप मना नहीं कर सकते। जो इस राष्ट्र में चल रहा वो गुंडा राज चल रहा, वो गुंडा राज को खत्म करने के लिए
गवर्नर मैडम को एक एप्लीकेशन दे के आए हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान पवन खेड़ा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो फ्रांस से राफेल तैयारों की खरीदारी के मामले की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से तहकीकात करवाएं। आज हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि राफेल तैयारा स्कैंडल में वजीर आजम मोदी रास्त तौर पर मुलविस है। नरेंद्र मोदी ने बगैर किसी शराइत के टेंडर तलब किया और कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए तैयारों की खरीदारी के अमल को मुकम्मल किया। दो नए तथ्य सामने आए कि सीबीआई के पास 2018 की अक्टूबर में कागज आ गए थे राफेल पर, कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर के पास 2019 की 26 मार्च को और कागज आ गए थे। आज 2021 की नवंबर 16 है। आज तक न सीबीआई ने राफेल पे इंक्वायरी किया है, न एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राफेल पे इंक्वायरी किया है। ये तो दोनों तोते हैं सरकार के हाथ में, ये दोनों तोतों को सरकार क्यों नहीं इंक्वायरी करने दे रही, इसलिए हम आपके सामने आए हैं, क्योंकि ये जो नए तथ्य हैं ये अभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पिछले हफ्ते बाहर आए हैं। क्योंकि किसी और का कोई रोल नहीं था। जब नरेंद्र मोदी पेरिस गए, मनोहर पारिकर जी उनके साथ नहीं गए थे। वो उस वक्त गोवा में एक फिश स्टॉल का इनॉग्रेशन कर रहे थे, मछली बेचने का स्टॉल का इनॉग्रेशन कर रहे थे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि मोदी जी जाकर वहां 36 एयरक्राफ्ट खरीद रहे। तो रोल सिर्फ एक आदमी का था, वो थे प्रधानमंत्री। हर जगह खरीदने से लेकर, उसका दाम बढ़ाने से लेकर, उसके अंदर नो करप्शन क्लॉज हटाने से लेकर, सॉवरेन गारंटी क्लॉज हटाने से लेकर, हर जगह आपको दिखेगा प्रधानमंत्री ने खुद हस्तक्षेप करके जो वो कंपनी चाहती थी वो सब किया और इस देश को 41,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया, क्योंकि 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में खरीदा। सुप्रीम कोर्ट के सो कॉल्ड क्लियरेंस के बाद ये नए फैक्ट सामने आए हैं। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुई है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी कहीं ये नहीं था कि जेपीसी नहीं होनी चाहिए। हम बार बार जेपीसी की मांग कर रहे हैं। वी हैव बीन डिमांडिंग जेपीसी इन दिस मैटर। सुप्रीम कोर्ट डिडंट स्टॉप द गवर्नमेंट फ्रॉम। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने सिद्दीपेट के साबिक कलेक्टर वेंकटराम रेड्डी पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ये इंतहाई बदउनवान आईएएस ओहदेदार है जिसने गुज़िश्ता कई बरसों से रियासत के हर चीफ मिनिस्टर से कुर्बत हासिल करते हुए हज़ारों करोड़ रुपए की दौलत कमाई और चीफ मिनिस्टर्स को भी काफ़ी फायदा पहुंचाया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वेंकटराम रेड्डी 1994 में ग्रुप 1 ऑफिसर के लिए मुंतखब हुए थे। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से कुर्बत हासिल करते हुए नायडू के हल्के इंतखाब कुप्पम की तरक्की का मंसूबा पेश किया और उसमें करोड़ों रुपए गबन किए। बाद राजशेखर रेड्डी दौर में हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्रेटरी के हैसियत से काम करते हुए आउटर रिंग रोड के लिए वहां के गरीब किसानों की अराजियात हासिल करते हुए उन अराजियात पर करोड़ों रुपए कमाए। इस मामले की तहकीकात भी हुई थी, ताहम वो राजशेखर रेड्डी की पुष्पनाही से बच गए। बाद रोशिया के दौर में आईएएस ओहदेदार की हैसियत से तरक्की पाई और बाद में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से भी करीब हो गए और चित्तौड़ जिले की तरक्की का मंसूबा किरण कुमार रेड्डी को पेश करते हुए 7,500 करोड़ रुपए के टेंडर्स तलब किए थे और इसमें भी हज़ारों करोड़ रुपए लूट लिए। इस वक्त टीआरएस के रुकने असेंबली और वजीर हरीश राव ने असेंबली में इस मसले को उठाया था। चित्तौड़ जिले में पीने के पानी की स्कीम में भी उन्होंने बदनवानी की थी। ऐसे ओहदेदार को चीफ मिनिस्टर ने अपनी पार्टी में शामिल करते हुए उन्हें काउंसिल का उम्मीदवार बनाया। तो यार वेंकटराम रेड्डी को देने दो, नहीं तो और कुत्ते को भी देने दो, गधा को देने दो, हमको कोई लेना देना नहीं है। जो तेलंगाना के खिलाफ काम किया, जो अधिकारी यहाँ किसानों लूट लिए, किसान मारने के लिए जिसके ऊपर शिकायत है वो पी वेंकटराम रेड्डी, उनके ऊपर आउटर रिंग रोड के एलिगेशन है, कोकोपेट लैंड सेल्स में एलिगेशन है, मल्लना सागर जो किसानों का जगह खींच ले उसमें एलिगेशन है,
हर जगह में उनके खिलाफ एलिगेशन है। जब तेलंगाना आंदोलन चल रहा था तब पूरा चित्तूर में काम किए, चंद्रबाबू नायडू जी के साथ में काम किए, राजशेखर रेड्डी जी के साथ में काम किए, रोसయ్య जी के साथ में काम किए, किरण कुमार रेड्डी के साथ में काम करते करते 7-8 हजार करोड़ रुपए तेलंगाना को जो मिलना था वो कैसे ले जाके चित्तूर में पीने का पानी जो स्कीम लिया था वो स्कीम के खिलाफ हरीश राव और केसीआर ने लड़ा है। इसका मतलब क्या सोचना है इसके बारे में? ऐसे चोर को केसीआर क्यों उनके गोद में ले रहा है? पहले उनको तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। जो लूट लिए, जो कमाए, जो लूटे, ऐसे लोगों को केसीआर प्रमोशन दे रहा, एमएलसी दे रहा, मंत्री देने के लिए तैयारी कर रहा बोले तो ये तेलंगाना में क्या चल रहा आप लोग सोचना है। कांग्रेस का एक्शन यही है ना भाई। हम प्राइम मिनिस्टर को फिरियाद किए, हमारे शबीर भाई ने आपको अभी दिखाया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंप्लेंट किए, सेंट्रल मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद को कंप्लेंट किए, वहां से चीफ सेक्रेटरी को डीओपीटी वाले खत लिखे, शबीर भाई के कंप्लेंट आए, इसके ऊपर आप एक्शन लो बोल के। ये सब सारे लीगली एक्शन जिस तरीके से भी हमारे सीनियर सलाहकार मशवरा देंगे उस बेसिस पे इमीडिएटली डाल रहे हैं। और ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे करप्ट ऑफिसर काल मक्कू बाउंचे में दौरा बोलने वालों को रखकर यहाँ तेलंगाना को किस तरीके से इसकी व्यवस्था को बर्बाद किया उन्होंने। तेलंगाना का एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूटीफुल एडमिनिस्ट्रेशन, आंध्र प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन, उसको लेके आके पैरों के पास जो लेके आए, तो ऐसे ऑफिसरों को पनिश होना, पनिश के बजाय उनको परमिशन दे दिए सीएम साहब, उनको ले आके एमएलसी बनाए, तब ये भी गंदा कर दिए वाले को, व्यवस्था को। अब ये काउंसिल असेंबली को भी गंदा करने के लिए उनको यहाँ भेजे हैं। इसके लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है। आप भी बचाओ कानून की व्यवस्था को। जिस तरीके से ये गंदी मछली तालाब में आकर पूरे तालाब को खराब कर रही है, उसको बचाने के लिए मैं मीडिया से भी गुजारिश करता हूं कि आप भी हमारा साथ दीजिए। हम हमारे इस देश की व्यवस्था को और इससे कॉन्स्टिट्यूशन। साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मरकजी हुकूमत के ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ असम्बली में मुत्तफ़िक़ा क़रारदाद मंजूर करें और दिल्ली में जंतर मंतर पर किसानों के हक़ में धरना मुनज़्ज़म करें। वो किधर गया, किधर ट्रांसफर हुआ, इसमें ऊपर सोचना चाहिए भाई, नहीं तो 2023 में इसका नुकसान पहुंचाएंगे। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, हर आदमी मिलना चाहिए, दुश्मन से लड़ना बोले तो घर पहले सीधा करना। सबसे मेरी गुजारिश है, किसान एक तरफ परेशान है, नौजवान परेशान है, और एक तरफ दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, डीजल का बढ़ गया, मगर उन लोग पाद यात्रा कर रहे। आवाम को क्या बोल के बोलते रहे भाई, नौकरियां दिए क्या, पब्लिक सेक्टर में तुम बेच दे रहे, बेचो तो रिजर्वेशन कहाँ रहता। इसके ऊपर सब यूनाइटेड होना, और केसीआर भी अपना प्रगति भवन दरवाजा खुला रख रहे भाई, नहीं तो तेरा परमानेंट बंद हो जाता। सोचो, हनुमंतराव बोले तो सही है गलत है, हम भी सोच रहे, हमारा वोट बैंक किधर गया, तुम भी सोचो। अब चले गया फार्म हाउस में रहना, प्रगति भवन में अपने लोगों को ही मिलना, दूसरों को मिले तो फायदा नहीं है ये बोलो, दूसरा मिले तो तेरे को हकीकत मालूम होता। हर एक जगह, इवन भगवान के जमाने में, राम के जमाने में, भारत में भी भजन पर थे डप्पू डप्पू मारने वाले, उसके वजह से तेरा डप्पू बंद होता। अब तो भी सोचो, दरवाजा खोलो, पब्लिक के हित में नौकरियां देने का, किसानों के हित में लड़ेंगे तो फिर कुछ आगे का दिन ठीक रहेगा, नहीं तो तेरा दुकान बंद होगा। हमारा दुकान तो पर तुम समझ गए, हमारे क्या वोट बैंक से हम सुधरेंगे। हमारा परमानेंट फाइट है, पहले हम 2 में थे, 3 में आए, अब 3 वाले से हम लड़ते रहेंगे, उसके बाद तेरे तरफ भी आएंगे, मगर तू जरा आंखा खोल, नहीं तो ये सुनेंगे तो फिर आखिरी में किसान जंतर मंतर में मीटिंग लगाए तो उनको भी बुलाओ, बीजेपी वालों को किसानों के फेवर में है या गलत है उनको भी एक्सपोज करना। हम तो बराबर जाते भाई, मैं तो बराबर रहूंगा, केसीआर मेरा, मैं पार्टी में। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने सोशल मीडिया पर गांधी जी के कातिल नाथूराम गॉडसे अमर है ट्रेंडिंग की मजम्मत की।
ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने कहा कि अजीम शख्सियत जिससे दुनिया भर में हद से ज़्यादा मोहब्बत की जाती है उनकी तौहीन की गई है। बाबाए कौम की शबिया की बेहुरमती और कातिल की सताइश करना मुनासिब नहीं है। इसके ज़रिए गांधी जी को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि हम इस पर खामोश हैं और अपने अहमकाना और पागलपन के दलाइल के साथ इस तरह की दलाइल पेश करने वालों की मजम्मत नहीं करते। केटीआर ने कृष्णन नामी टीआरएस के हामी के ट्वीट को टैग किया जिसमें कृष्णन ने कहा था कि कौन है ये लोग जो गॉड से अमर है की ट्रेंडिंग कर रहे हैं, उनका ताल्लुक किस जमात से है, गांधी जी का कत्ल करने वाला जिंदाबाद कहना क्या ये उनकी तौहीन नहीं है। तेलंगाना के यादाद्री भोनगी जिले के भूदान पोचमपल्ली मौजू को बैनुल अक़वामी सतह पर शिनाख्त हासिल हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने भूदान पोचमपल्ली मौजू का बेहतरीन आलमी सयाहती मौजू के तौर पर इंतखाब किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बेहतरीन सयाहती मकामात का इंतखाब करने वाले इदारे के पास हिंदुस्तान से 3 मौज़ूआत के दरमियान मुसाबिक़त थी, जिसमें तेलंगाना के भूदान पोचमपल्ली मौजू को बेहतरीन आलमी सयाहती गाँव करार दिया गया। ज़राए के मुताबिक 2 दिसंबर को स्पेन के मैड्रिड में भूदान पोचमपल्ली मौजू को आलमी सियाहती गाँव के तौर पर अवार्ड पेश किया जाएगा। इस मौजू को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी करार दिया गया है क्योंकि पोचमपल्ली में तैयार होने वाली साड़ियों को बैनुल अक़वामी शिनाख्त हासिल हुई है। इसी दौरान वज़ीर इंडस्ट्रीज़ व IT KT रामाराव ने भूदान पोचमपल्ली मौजू को दुनिया का बेहतरीन सयाहती गाँव करार दिए जाने पर मसरत का इजहार किया और गाँव के अवाम को मुबारकबाद दी। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले मुस्तखर में कल शब हुई अचानक बारिश की वजह से धान की कटी हुई फसल गीली हो गई। कामारेड्डी टाउन के गंज मार्केट यार्ड में किसानों ने यह धान फरोख्त करने के लिए रखी थी। इस मौके पर बाज़ किसानों ने ट्रैक्टर की मदद से धान को एक जगह करने की कोशिश की। किसानों ने इस अचानक बारिश से पैदाशुदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना है कि एक तरफ हुकूमत धान की खरीदारी नहीं कर रही है तो दूसरी तरफ उनकी कटी हुई फसल बारिश की नज़र हो रही है। वाज़ेह है कि रियासत के बाज़ अज़ला में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान हुई बारिश के सबब कटी हुई फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। ये फसलें खरीदारी के मराकिज़ पर लाई गई हैं। अब नज़र डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 37,283 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 167 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस मोजी वायरस की वजह से जान गई। रियासत में अब भी 3,737 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। तेलंगाना के सिरसिला ज़िले में 6 कमसिन तुलबा डैम में गर्काब हो गए। उनमें 3 तुलबा की लाशें बरामद हुई जबकि मजीद 3 की तलाश जारी है। तफसीलात के मुताबिक सिरसिला ज़िले के मानिया चेक डैम में गुज़िश्ता रोज़ नहाने के दौरान 3 तुलबा डैम में डूब गए थे। उन्हें बचाने की कोशिश के दौरान मजीद 3 भी पानी में गर्क हो गए। शाम के वक्त इस वाक़े का पता चला। ज़िले इंतज़ामिया ने पुलिस की मदद से पीर की शाम गणेश नामी तालिब इल्म की लाश पानी से निकाली, जो 8वीं का तालिब इल्म था। रात में तारीकी की वजह से मजीद लाशें नहीं निकाली जा सकी। इसी दौरान रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने इस वाक़े की इत्तला पर हैदराबाद और करीमनगर से रेस्क्यू टीम्स को रवाना किया। आज सुबह से तलाशी मुहिम जारी थी। इस दौरान आज मजीद 2 तुलबा की लाशें मिली जिनकी शिनाख्त राकेश और वेंकट साई की हैसियत से हुई। दीगर 3 तुलबा अजय, क्रांति और मनोज की तलाश जारी है। तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में चलती कार में अचानक आग लग गई। इस वाक़े में कार में सवार 2 अफराद मामूली ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या ज़िले के चंदमपल्ली स्टेज के करीब हाईवे पर अचानक पेश आया। बताया जाता है कि इस तेज़ रफ्तार कार को चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में एक कार उलटकर सड़क के किनारे गिर गई। इसी दौरान कार में आग लग गई। इस वाक़े के साथ ही वहाँ से गुजरने वाले अफराद ने कार के जलने का मंजर अपने सेल फोन्स के कैमरों के ज़रिए कैद कर लिया और देखते ही देखते इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। महकमा मौसमियात हैदराबाद ने तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक बारिश की पेशकयासी की है। जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में अंडमान के समंदरी इलाकों में हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है। इसके असर से बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वाज़ेह है कि हैदराबाद में आज सुबह से मौसम अबर आलूद है और कई मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की इत्तलात हैं, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी सर्द हो गया है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।